ऑलराइट, अब हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं और सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर। सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर। अब ये सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या है? देखें, आपने एसेट पर इनिशियल एक्सपेंडिचर किया, यानी परचेज प्राइस थी उसकी, वो आपने उस पर इनिशियल एक्सपेंडिचर किया। फिर आपने इंस्टॉलेशन पर, फिर आपने साइट प्रिपरेशन पर, फिर आपने जनाब प्रोफेशनल फी, फिर आपने लीगल फी, वन ऑफ टेस्टिंग फी, वो सब के सब आपके इनिशियल एक्सपेंडिचर थे। अब आप बात कर रहे हैं कि जब आपने एसेट को इनिशियली मेजर कर लिया, क्या उसके बाद उस पर कोई सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है? और अगर हो सकता है तो फिर उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? तो सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में डिवाइड हम करते हैं। एक वो सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर है जो कि रेवेन्यू नेचर का है, जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और एक वो सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर है जो कि कैपिटल नेचर का है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सो याद रखिए कि व्हेन वी से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब है कि डे टू डे जो आपके एक्सपेंसेस हैं, पर्टिकुलरली इफ यू टॉक अबाउट द नॉन करंट एसेट्स, तो अगर हम नॉन करंट एसेट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो जो नॉन करंट एसेट की रनिंग कॉस्ट है, इसी तरीके से नॉन करंट एसेट की जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है, नॉन करंट एसेट से एसोसिएटेड जो रिपेयर की कॉस्ट है, ये सब के सब, फॉर एग्जांपल यू हैव अ जनरेटर, आपने जनरेटर खरीदा, परचेज प्राइस कैपिटलाइज हुआ। आपने जहां पर जनरेटर रखना था उस जगह को प्रिपेयर किया, साइट प्रिपरेशन, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आपने उसको इंस्टॉल करवाया, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। आपने आगे जनाब उसको फाइनल ऑपरेशन करने से पहले उसकी टेस्टिंग करवाई इलेक्ट्रिशियन को बुला के, उसने आगे कहा जी बिल्कुल एवरीथिंग इज फाइन, उसने पैसे लिए, वो भी आपने कॉस्ट में डाल दिया, कैपिटलाइज हो गया। अब जनरेटर के अंदर डेली बेसिस पे फ्यूल डल रहा है, पहली बात है जनरेटर फ्यूल से चलेगा, अब वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिमिलरली मंथली उसकी सर्विस हो रही है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिमिलरली उस पर कोई रिपेयर्स आ गए, फॉर एग्जांपल खराब हो गया, ठीक करवाया आपने, वो रिपेयर्स भी आपका जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो जब हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो ये तो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, नॉन करंट एसेट की मेंटेनेंस से रिलेटेड है, नॉन करंट एसेट के रिपेयर से रिलेटेड। सो अगर आपने इनिशियल एक्सपेंडिचर के बाद एसेट पर कोई सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर किया है जो कि रेवेन्यू नेचर का है, देन यू आर गोइंग टू एक्सपेंस दैट आउट। सो देन वी हैव द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज है? कि अगेन अगर आपने नॉन करंट एसेट की एक्विजिशन यानी परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, उसकी एक्सटेंशन या एनहेंसमेंट या इंप्रूवमेंट या अपग्रेडेशन एटसेट्रा पर कोई एक्सपेंडिचर किया है, फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग बनाई, आपका एक फ्लोर था, आपने दूसरा फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब ये एक एक्सटेंशन है टू द बिल्डिंग, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक मशीन थी, वो 1 आवर के अंदर 100 यूनिट्स बनाती थी, आपने उस पर एक्सपेंडिचर किया कि उसने 200 यूनिट्स बनाना शुरू कर दिया, सो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो नॉन करंट एसेट की एक्विजिशन, एक्सटेंशन, एनहेंसमेंट, इंप्रूवमेंट, अपग्रेडेशन से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, दैट इज गोइंग टू बी कैपिटलाइज। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को याद रखिएगा, वी एक्सपेंस इट आउट, एक्सपेंस्ड आउट होता है, एंड वी नो दिस थिंग कि एक्सपेंस्ड आउट का क्या मतलब है? हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट और लॉस को और क्रेडिट कर देते हैं कैश को, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब क्या है? कि हम इसको एसेट ट्रीट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, सो डेबिट करते हैं एसेट को, क्रेडिट करते हैं कैश को। सो ये बात याद रखनी है आपने हमेशा
कि एक्सपेंस आउट का ताल्लुक जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से है और कैपिटलाइज का ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। सो अगर इनिशियल एक्सपेंडिचर के बाद आप कोई एक्सपेंडिचर करेंगे, इनिशियल एक्सपेंडिचर के बाद कोई एक्सपेंडिचर करेंगे, अगर वो रेवेन्यू नेचर का है तो वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा, अगर वो कैपिटल नेचर का है तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा। ये था आपके पास सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सबसीक्वेंट मेजरमेंट। अब हम बात करेंगे सबसीक्वेंट मेजरमेंट की। देखिए, सबसीक्वेंट मेजरमेंट पढ़ाने से पहले मैं आपको चंद बेसिक बातें बताऊंगा दैट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सबसीक्वेंट मेजरमेंट। अभी हम एक लेमैन की टर्म्स के अंदर बात करेंगे एंड देन वी विल कंसीडर आवरसेल्फ एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट। अभी पहले लेमैन की टर्म्स में बात करते हैं। देखिए, आपने फॉर एग्जांपल एक एसेट खरीदा जिसकी कॉस्ट है लेट्स अज्यूम $100,000 और ये इसकी कॉस्ट है लेट्स अज्यूम, और इसकी जो लाइफ है वो है 5 years। लाइफ इज 5 years, 5 साल ये आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। और ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है। लेट्स अज्यूम हम बात करते हैं मशीनरी की। तो आपने एक मशीन परचेज की, ये जो कॉस्ट है 100,000 एक मशीन की कॉस्ट है जिसकी लाइफ 5 साल है। इसका मतलब 5 साल वो मशीन प्रोडक्शन करेगी, उस प्रोडक्शन को, वो जो इन्वेंट्री आपने बनाई है, आप मार्केट के अंदर सेल करेंगे और जब सेल करेंगे तो आपका रेवेन्यू आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस हो रहा है 5 सालों तक। अब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इस एसेट को अगर 5 सालों तक 100,000 पे रिकॉर्डेड रखें, आप जब एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, मैं अब याद रखिएगा कि जो मैं एंट्री यहां पे लिख रहा हूं ये इनिशियल एंट्री है, उसके बाद मैं गलत एंट्री लिखूंगा आपको समझाने के लिए। आपने डेबिट किया एसेट को 100,000 से, आपने क्रेडिट कर दिया कैश को 100,000 से। अब देखो, ये आपके पास परचेज की के वक्त की एंट्री है जब आपने उस एसेट को परचेज किया। अब अगर आप इस एसेट को 5 सालों तक इसी वैल्यू पर रिकॉर्डेड रखें 100,000 पर, तो जब 5 साल बाद इस एसेट की लेट्स अज्यूम कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको बुक से रिमूव करना पड़ेगा। उस टाइम आप क्या एंट्री करोगे, फिर आप एसेट को क्रेडिट करोगे और क्रेडिट को करोगे 100,000 से, क्योंकि अब आपको इसको रिमूव करना है। अब डेबिट क्या होगा, आपको कोई कैश तो रिसीव हो नहीं रहा क्योंकि अब इस एसेट की कोई वैल्यू नहीं है। सो डेबिट एंट्री आप क्या करेंगे कि ये जो आपने 5 साल तक इसको इस्तेमाल किया, अब डेबिट एंट्री आप क्या करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस के अंदर इसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे 100,000। सो ये जो पहले आपने एसेट परचेज किया, अब आपने उसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया और आपने डेबिट कर दिया 100,000 को कि भाई अभी 5 साल हम इसको इस्तेमाल करते रहे, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, तो ये 5 साल का एक्सपेंस आपने इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दिया। याद रखिए कि ये जो ट्रीटमेंट मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की है ये इनकरेक्ट ट्रीटमेंट है। मैंने क्रॉस इस पे इसीलिए लगा दिया है कि ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। ये ट्रीटमेंट तो ठीक है कि इनिशियल जब आपने परचेज किया उस एसेट को, तो आपने डेबिट किया एसेट को, क्रेडिट किया कैश को। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इस एसेट को 5 साल इस्तेमाल करते रहे, तो जो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट आपको आता रहा, मैं एग्जांपल में मशीन है, कोई भी एसेट हो सकता है, पहले साल भी आप इस्तेमाल करते रहे, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, 5वें साल में, 5 सालों तक आपको इसका इकोनॉमिक बेनिफिट आता रहा। अब जब 5 सालों तक आप इसका बेनिफिट रिकॉर्ड करते रहे, तो वाई रिकॉर्डिंग एक्सपेंस इन अ सिंगल ईयर, फिर आखिरी साल के अंदर मैं इसका सारा एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं? अगर मैंने इसका बेनिफिट 5 सालों पे लिया है तो मुझे इसके एक्सपेंस को भी 5 सालों पे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, आम लफ्जों के अंदर इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डेप्रिसिएशन। कि ये जो हमने एसेट को परचेज किया
और थ्रू आउट यूजफुल लाइफ उसको इस्तेमाल किया, हर साल उसका बेनिफिट जनरेट करते रहे। अब उसके एक्सपेंस को भी उतने ही सालों पर स्प्रेड करना है जितने सालों पर हमने उसका बेनिफिट स्प्रेड किया है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 5 साल में उसका बेनिफिट लेता लेकिन एक्सपेंस आखिरी साल में रिकॉर्ड करूं। दिस इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट वे, हर तरीके से गलत होगी। किस तरह गलत होगी कि अगर आप हर साल एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो 5 सालों तक आपका एसेट 100,000 पर ही रिकॉर्डेड रहेगा। और क्योंकि वक्त के साथ साथ एसेट अपनी वैल्यू डिटोरिएट कर रहा है, वक्त के साथ साथ एसेट अपनी वैल्यू कम कर रहा है। अगर आप इसको 100,000 पे रिकॉर्डेड रखेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को क्या कर रहे हैं, आप उनको डिसीव कर रहे हैं, आप उनको एक गलत वैल्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। पहले साल के आखिर में इसकी ये वैल्यू नहीं है। अगर हम इसको 100,000 पे रिकॉर्डेड रखेंगे तो इसका मतलब है कि हम उन्हें गलत वैल्यू जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए याद रखिए कि जिस तरह हम कॉस्ट को, जिस तरह हम बेनिफिट को 5 सालों पे स्प्रेड कर देते हैं, उस तरह इसकी कॉस्ट को भी 5 सालों पर ही स्प्रेड कर देंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हमने याद रखना है। इसकी आगे बहुत ज्यादा डिटेल्स है। इसका मतलब है कि व्हाई वी आर स्टडिंग द सबसीक्वेंट मेजरमेंट, कि हम एसेट को 5 सालों तक 100,000 पे रिकॉर्डेड नहीं रख सकते क्योंकि वो तो इनिशियल मेजरमेंट थी। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो सबसीक्वेंट मेजरमेंट का मतलब है कि व्हाट आफ्टर द इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट के बाद हम उसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। सो वी हैव टू मॉडल्स, एक आपके पास है कॉस्ट मॉडल और एक आपके पास है रीवैल्यूएशन मॉडल। अब ये मॉडल समझाने के लिए मैंने इस बात का आगाज किया था कि यार अगर आप एक एसेट का बेनिफिट 5 साल ले रहे हो, 5 साल इज माई एग्जाम्पल, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 4 years 10 years। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जितने साल आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं उसकी कॉस्ट भी उतने सालों पर स्प्रेड होनी चाहिए। हाँ, इस एग्जाम्पल के अंदर तो मैं इक्वली उसको स्प्रेड करने की बात कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं अभी उस टॉपिक पर थोड़ी देर में आने वाला हूं। कॉस्ट मॉडल का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू टेक द कॉस्ट ऑफ द एसेट, जितने का आपने उसको परचेज किया, लेस इट्स डेप्रिसिएशन, accumulated depreciation आपने इसमें से कर देनी है लेस। तो जब आप कॉस्ट में से उसकी डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी कैरिंग अमाउंट। अब ये टर्म्स क्या है ये अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या है, इसमें हम लेते हैं रीवैल्यूड अमाउंट्स। अब ये रीवैल्यूड अमाउंट क्या चीज है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ व्हाइल। लेस कर देंगे इसमें से सबसीक्वेंट डेप्रिसिएशन, तो अगेन वी आर गोइंग टू गेट द कैरिंग अमाउंट। अब आ जाते हैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन पर, फिर दोबारा हम वापस आएंगे अपने कॉन्सेप्ट पर कि ये दो मॉडल्स हैं क्या। देखिए डेप्रिसिएशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन क्या है, इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट या डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एक एसेट की कॉस्ट को या डेप्रिशिएबल अमाउंट को उसकी लाइफ पर स्प्रेड कर देने का नाम जो है वो डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन बेसिकली अकाउंटिंग के टर्म्स में क्या है, इट्स एन एक्सपेंस। डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसको हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। याद रखें कि ये नोशनल एक्सपेंस है, फर्जी एक एक्सपेंस है, इसके अगेंस्ट आपका कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा। आउटफ्लो तो हो चुका जब आपने एसेट परचेज किया था। अब आप क्या कर रहे हो, हर साल एक एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हो। एंड द लॉजिक बिहाइंड दैट इज वो सेम लॉजिक कि यार अगर हम एसेट का बेनिफिट 5 साल ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट को भी एक साल पे रिकॉर्ड नहीं करना, फिर उसकी कॉस्ट को भी उतने ही सालों पे रिकॉर्ड करना है जितने सालों पे उसका बेनिफिट रिकॉर्ड हो रहा है। इसका मतलब है कि जो भी उसका इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, जो भी उसकी लाइफ होगी, उस पे आपने उस कॉस्ट को स्प्रेड कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर 5 साल है तो 5 सालों पे, 7 साल है तो 7 सालों पे।
सो डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, क्रेडिट करेंगे accumulated depreciation. Now what is this accumulated depreciation? डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है, हमें वो समझ में आ गया। देखिए अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसी को कंटिन्यू करते हैं कि आपके पास जो 100,000 की कॉस्ट है और लाइफ है 5 इयर्स, तो इसका मतलब है कि पर ईयर जो आपकी डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी 20,000। तो आप पहले साल एंट्री क्या करोगे? आप पहले साल एंट्री करोगे डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आपको पता है कि आप उसी तरीके से अपने टी अकाउंट्स बनाते हैं। पहला आपने डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लिया, दूसरा आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लिया। सो डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट हो रहा है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से 20,000। और याद रखें कि एक्सपेंस का अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, एक्सपेंस का अकाउंट उसी साल प्रॉफिट और लॉस में चला जाता है, क्योंकि हमें ये पता है कि एक्सपेंस और इनकम जिस साल की है उसी साल में रिकॉर्ड करनी है। सो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस एक्सपेंस के अकाउंट के नहीं होते। आप क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंस है वो उसी साल के प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा 20,000। सिमिलरली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से 20,000, और इसका आपके पास ही आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, और नेक्स्ट ईयर का ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस 20,000। अब ये क्या है एक्यूमुलेटेड? आप हर साल डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते जा रहे हैं। भाई क्यों इकट्ठा कर रहे हो? अगले साल की फिर डेप्रिसिएशन आ गई, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। अब फिर डेप्रिसिएशन की वजह से ये डेबिट हो जाएगा 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 40,000। तो वजह क्या है भाई, क्यों इकट्ठा करते जा रहे हो इसको? इसके रीजन क्या है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की? सो इसकी रीजन ये है कि मैं किसी भी पॉइंट इन टाइम पर एसेट की बुक वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, कि जब मैं एसेट की कॉस्ट में से उसकी डेप्रिसिएशन निकाल दूंगा एक्यूमुलेटेड, तो कैरिंग अमाउंट निकल आएगी। कैरिंग अमाउंट मींस द बुक वैल्यू, कि हमारे बुक्स में उसकी कितनी वैल्यू आ रही है 2 साल बाद, 3 साल बाद। अब लेट्स अज्यूम मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूं कि बाय द एंड ऑफ द सेकंड ईयर मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है, या कैरिंग वैल्यू कितनी है, या बुक वैल्यू कितनी है, सो आई विल टेक द कॉस्ट व्हिच इज 100,000 एंड आई एम गोइंग टू डिडक्ट 2 सालों की कितनी थी 40,000, आई एम गोइंग टू डिडक्ट 40,000 फ्रॉम इट, एंड इवेंचुअली आई विल गेट 60,000 which is the book value of the asset. अब अगर मैं ये डेप्रिसिएशन चार्ज ना करूं हर साल, ये 20,000 में डेप्रिसिएशन चार्ज ना करूं, तो पहले साल के आखिर में भी ये एसेट 100,000 का आ रहा होगा, दूसरे साल के आखिर में भी ये एसेट 100,000 का आ रहा होगा। अब क्या ये वाकई 100,000 का है? वक्त के साथ साथ तो मशीन अपनी वैल्यू लूज कर रही है। और अगर ये कॉन्सेप्ट भी छोड़ दें, लूज करने वाला वैल्यू वाला, तो मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि मैं बेनिफिट इसका 5 साल ले रहा हूं, तो मुझे इसके एक्सपेंस को भी 5 सालों पे स्प्रेड करना चाहिए। तो इवेंचुअली हम क्या करेंगे, हर साल डेप्रिशिएट करेंगे, और डेप्रिसिएशन का मकसद कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ पर डिवाइड कर देना, कि बिकॉज वी आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द एसेट ओवर द ईयर, सो इट्स डेप्रिसिएशन, इट्स कॉस्ट शुड बी रिकॉर्डेड ओवर द ईयर्स एज वेल। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, सो एसेट अपनी फुल कॉस्ट पर रिकॉर्डेड रहेगा, दैट मींस वी आर गोइंग टू ओवरस्टेट द एसेट every year, and we are reporting the incorrect figure to the shareholders in the financial statements. So this is the concept of the depreciation. इसमें भी बहुत सारी चीजें आगे आएंगी, मेथड्स भी आएंगे और चीजें भी आएंगी, लेकिन अभी तक के लिए ये याद रखें कि डेप्रिसिएशन क्या चीज है। डेप्रिसिएशन इज सिंपली एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट या डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कॉन्सेप्ट यही है कि हम उसको 5 साल इस्तेमाल कर रहे हैं, 7 साल कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट को भी 5 या 7 सालों पर स्प्रेड करें। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है कि डेप्रिसिएशन जो है इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट या डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और अजम्पशन हमारी क्या है कि भाई एसेट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और एसेट का बेनिफिट थ्रू इट्स लाइफ जनरेट कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट को भी उसकी लाइफ पर स्प्रेड हो जाना चाहिए। अब इसका मतलब है कि
जब आप डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो मेनली दो टाइप्स की डेप्रिसिएशन आपके पास एग्जिस्ट करेगी। पहले मैं आपको जनरली समझा देता हूं, देन मैं इनके नामों के साथ आपको समझा दूं। देखो, मैंने एक एसेट खरीदा जिसकी लाइफ थी 4 साल, और 4 साल मैंने उसका सेम यूज करना है। एवरी ईयर वी विल बी हैविंग ऑलमोस्ट द सेम यूज ऑफ इट, और 4 साल बाद जो है वो हमने उसको क्या करना है, डिस्पोज ऑफ कर देना है। इसका मतलब है कि हर साल उसकी सेम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि जी हमारे पास जो है वो, लेट्स अज्यूम एक मशीनरी है, और मशीनरी को जनाब हम 4 साल सेम इस्तेमाल करेंगे, सेम यूज होगा उस मशीनरी का, एवरी ईयर विल बी हैविंग द सेम यूज, तो हर साल सेम डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। तो जब ऐसा कोई एसेट है जिसको आप थ्रू आउट द लाइफ, अजम्पशन यही है कि उसका सेम इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए आप जो मेथड यूज करेंगे उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है कि यू टेक द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट, यू डिडक्ट इट्स स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम इट। स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है ये, कि वो अपनी यूजफुल लाइफ के आखिर में कितने का बिक जाएगा, डिवाइड बाय इट्स यूजफुल लाइफ, उसको लाइफ पर स्प्रेड कर दो, देन यू विल हैव द पर ईयर डेप्रिसिएशन। सो आसान लफ्जों में हर साल आपके पास सेम डेप्रिसिएशन आने वाली है। सो इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम कि यू टेक द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट and multiplied by the depreciation percentage। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं, चलें इसको दो एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि एक एसेट की जो कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल वो आपके पास है 1,20,000, उसकी स्क्रैप वैल्यू है 20,000, उसकी यूजफुल लाइफ है 5। सो 1,20,000 माइनस 20, 100,000 डिवाइड बाई 5, तो आपके पास डेप्रिसिएशन जो पर ईयर आ गई, आ गई 20,000। ये एग्जाम में इस तरह भी डेटा गिवन हो सकता है कि यू हैव बीन गिवन अ कॉस्ट, लेट्स अज्यूम $100,000, एंड दे से 5% डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, स्ट्रेट लाइन मेथड। सो इसका मतलब है कि आपके पास डेप्रिसिएशन पर ईयर कितनी आ जाएगी, $5,000, 100,000 इंटू 5%। सो ये दोनों तरीके से आपको दे सकता है, वो कॉस्ट दे दे, स्क्रैप वैल्यू दे दे, यूजफुल लाइफ दे दे, तो फॉर्मूला अप्लाई करें, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गई। या वो आपको इस तरह दे दे कि कॉस्ट और डेप्रिसिएशन की परसेंटेज दे दे, तो कॉस्ट को डेप्रिसिएशन की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द डेप्रिसिएशन। इसका भी यही मतलब है, अगर हम हर साल 5% एक एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम उसको 20 ईयर्स डेप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि 100 डिवाइड बाय 5, तो इसका मतलब है 20 ईयर्स ही बनता है। हर साल 5% डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 20 ईयर्स तक डेप्रिशिएट होगा, तो उसकी लाइफ 20 ईयर्स हो गई। तो इसी तरह अगर वो कहे 10% डेप्रिसिएशन है, तो इसका मतलब है कि वो 10 साल उसकी लाइफ बन गई। अगर वो कहे 20% डेप्रिसिएशन है, तो इसका मतलब है कि 5 ईयर उसकी लाइफ बन गई। सो स्ट्रेट लाइन मेथड में अजम्पशन हमारी ये है कि हम उस एसेट को थ्रू आउट इट्स लाइफ वी विल बी हैविंग द सेम यूज ऑफ इट, तो हम हर साल उसकी सेम डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड करेंगे। Another method we are having is the reducing balance method। reducing balance method। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमारी अजम्पशन ये है कि हमारे पास कोई ऐसी नेचर का एसेट है जिसकी शुरू में जो हमारे पास यूजेज है शुरू वाले सालों में वो ज्यादा होगी, और जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे उसका यूजेज जो है वो कम होता जाएगा। अब इन दैट केस, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास कोई, लेट्स अज्यूम हम कहते हैं जी हमारे पास प्लांट है, शुरू में प्लांट की प्रोडक्शन ज्यादा होगी और आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, तो हम ऐसे एसेट के लिए यूज करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है कि चूंकि शुरू में आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा है, शुरू में बेनिफिट ज्यादा है,
और बाकी सालों में कम है, जिस तरह जिस वक्त गुजरता जाएगा आपके बेनिफिट कम होता जाएगा, तो उसी तरह आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें। शुरू वाले सालों में ज्यादा करें, आखिर वाले सालों में कम होती जाएगी। तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी, यू टेक द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट and then you multiply it by the depreciation percentage. So when you multiply cost into depreciation percentage, you will get the depreciation. आपके पास पहले साल की depreciation आ गई। Second and subsequent, दूसरे और बाकी सालों के अंदर what you are going to do, आप you will take the cost, इसमें से लेस करोगे accumulated depreciation. कॉस्ट में से पहले डेप्रिसिएशन लेस कर दो, फिर उसको डेप्रिसिएशन की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, एंड देन यू विल गेट द डेप्रिसिएशन। सो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम हर साल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, वो स्ट्रेट लाइन मेथड में था कि कॉस्ट इनटू डेप्रिसिएशन या कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ, हर साल सेम डेप्रिसिएशन आएगी। अजम्पशन ये थी कि हम उस एसेट का हर साल सेम इस्तेमाल कर रहे हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हमारी अजम्पशन ये है कि शुरू वाले सालों में एसेट ज्यादा फायदा दे रहे हैं, बाकी सालों में आहिस्ता आहिस्ता कम दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन शुरू वाले सालों में ज्यादा चार्ज होनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता कम होनी चाहिए। तो हमने शुरू में क्या किया, कॉस्ट इंटू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आ गई। अब हम क्या करते जाएंगे, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन निकालते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉस्ट है $100,000, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20%, तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई 20,000, ये पहले साल की डेप्रिसिएशन। अब अगले साल जो डेप्रिसिएशन है उसमें आपने क्या करना है, 100,000 में से 20,000 डिडक्ट करना है और फिर इस पे 20% अप्लाई करना है। अब 100,000 में से 20,000 लेस करोगे तो कितना आ गया, 80,000। 80,000 का 20% कितना आ गया, 16,000। तो देखो डेप्रिसिएशन कम हो गई दूसरे साल में। अब तीसरे साल में क्या होगा, और कम हो जाएगी, 100,000 माइनस, अब 2 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी इकट्ठी हो गई, 36,000, वो लेस करोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे 20%, ये और कम आ जाएगा। सो चूंकि अजम्पशन ये है कि शुरू वाले सालों में एसेट ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो शुरू वाले सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन हो रही है, और वक्त के साथ साथ उसका बेनिफिट कम हो रहा है, तो वक्त के साथ साथ हम डेप्रिसिएशन भी कम चार्ज करते जा रहे हैं। सो इट इज एंटायरली योर अजम्पशन, इट इज एंटायरली योर एस्टिमेट। आप खुद डिसाइड करें कि आपके पास अगर ऐसी नेचर के एसेट है जिसका बेनिफिट थ्रू आउट द लाइफ सेम होगा ऑलमोस्ट, उसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड चूज करें। अगर आपके पास ऐसा एसेट है जो शुरू में ज्यादा बेनिफिट देगा और बाद में उसका बेनिफिट कम होता जाएगा, उसके लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करें। अब एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपको बताएगा कि कौन से मेथड से सवाल सॉल्व करना है, और अगर नहीं बताएगा तो उसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, क्योंकि डाटा ही ऐसा गिवन होगा, कॉस्ट गिवन होगी, यूजफुल लाइफ गिवन होगी, सो डाटा ही आपके पास ऐसा गिवन होगा जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड का होगा। वरना एग्जामिनर इज गोइंग टू टेल यू कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब वो आपसे कैलकुलेट क्या क्या करवा सकता है एग्जाम के अंदर, वो आपसे ये भी कह सकता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो किसी सर्टेन ईयर की, और वो आपसे ये भी कह सकता है कि कैरिंग अमाउंट बताओ। तो कैरिंग अमाउंट का मतलब ये है कि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करके बताओ कि बुक वैल्यू कितनी है। सो दोनों चीजों के लिए हमने प्रिपेयर रहना है कि डेप्रिसिएशन भी एग्जामिनर हमसे कैलकुलेट करवा सकता है और हमसे कैरिंग अमाउंट भी कैलकुलेट करवा सकता है।